इस पर योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में गबन के आरोपी 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया। 3 की पेंशन में होगी कटौती। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में भ्रष्ट अधिकारियों को छूट नहीं। 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम राम मंदिर की तरह ही आयोजित होगा। धर्म ध्वजा 151 फीट की ऊंचाई जाएगी फहराई। धर्म ध्वजा का सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से होता है विशेष महत्व। रामपुर में आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईए जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की न नागरिकता खतरे में है और न मताधिकार। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हुई। 10 दिवसीय महोत्सव में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का होगा जबरदस्त प्रदर्शन। संत कबीर नगर जिले में अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से चलाए जा रहे लाउड स्पीकर्स और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। जनपद बाराबंकी के वेटलैंड में ठंड के शुरू होते ही विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है, जिनके अगले 4 माह तक प्रवास की उम्मीद है। योगी सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर लगातार प्रहार जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग से 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और जो भ्रष्ट अधिकारी रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन से कटौती के निर्देश दे दिए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की जांच के बाद इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। आइए जान लेते हैं किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने 7 जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर लिया एक्शन। श्रावस्ती की जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव सेवा से हुई बर्खास्त। शाहजहांपुर के समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार पर हुई कार्रवाई। हापुड़ के समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार व्यास सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। रिटायर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी उमाशंकर शर्मा की पेंशन से 50% की कटौती का आदेश जारी हुआ है। मथुरा विनोद शंकर तिवारी से 1.96 करोड़ की रिकवरी का हुआ आदेश। औरैया में श्री भगवान की पेंशन से 10% कटौती की जाएगी। मैंने जब विभाग में विश्लेषण किया तो कई पुरानी फाइलें दबी पड़ी थी, उनको निकाला, उनके पीछे पड़े और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 4-5 दिन में 4 ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 3 ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन से वसूली करने का आदेश जारी हुआ है। जांच में सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले से लेकर करोड़ों के हेरफेर वाले भ्रष्टाचार के कई मामले दशकों से विभाग में लटके हुए थे, जिसके कारण ये सभी अधिकारी प्रशासन की नजरों से बचे हुए थे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर के मुख्य कार्यक्रम ध्वजारोहण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। यह जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पीएम मोदी 25 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और मंदिर के मुख्य कार्यक्रम ध्वजारोहण में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पताका पर जो दोनों चिन्ह हैं उनका उल्लेख रामायण में मिलता है। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है। सभी प्रमुख निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी स्वयं 25 नवंबर को मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा, जो मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा। 25 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उनका शुभागमन है, मंदिर में ही मुख्य कार्यक्रम उनका है, पताका का रोहण करें। हम लोग आज के दिन विस्तार से
निर्माण कार्य की भी समीक्षा करें। अब धीरे धीरे निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है और दिसंबर 2025 तक सभी मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास अब हो गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व है। यह देश की पहली घटना होगी जब किसी मंदिर के शिखर पर 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा। यह न केवल धार्मिक आयोजन होगा बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का गौरव प्रतीक भी बनेगा। लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन भी प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और मछुआरा समुदाय से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बहार है और वहां के लोगों से अपील की कि बिहार में भी एनडीए की सरकार बने, क्योंकि जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होती है तभी विकास की रफ्तार बढ़ती है और अभिभावक की तरह शासन सही दिशा में काम भी करता है। संजय निषाद ने बताया कि बिहार में लगभग 18% मछुआरे हैं जो इस बार आरक्षण के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मछुआरों को ठगा, जबकि वर्तमान सरकार उनके हित में लगातार कार्य कर रही है। बिहार में भी बाहर आए, वहाँ एनडीए सरकार आए, यही मेरी अपील है, क्योंकि केंद्र और राज्य में जब सरकार होती है तभी विकास होता है, तभी अभिभावक ठीक से काम करता है। वहाँ के भी मछुआरे 18% हैं, उनके भी आरक्षण के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने सबने ठगा है वहाँ के मछुआरों को। तो मैं सबके कहा हूँ कि भाई आज के दिन में एनडीए के साथ रहें, एनडीए को अपील करके वोट डालें। लगभग हमारे आपके फैजाबाद में हम जो बताएं लगभग 140 के आसपास 140 के आसपास जिनकी परियोजनाएं हैं, इसमें 2 परियोजनाएं पूर्ण है, बाकी पूर्ण हो गई हैं। और मत्स्य उत्पादन की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। 2 साल से हमें पूरे देश में 1 नंबर का उत्पादन का खिताब मिल रहा है। हम चाहते हैं, आत्मनिर्भर बन गया है उत्तर प्रदेश। अब हम दूसरे प्रदेशों, दूसरे देशों को भी मछली उत्पादन में हाईटेक करके इनको लेके आए। फिरोजाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नारखी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 9 प्राचीन मंदिरों का 14 करोड़ की आर्थिक लागत से लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बताई। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपनी विरासत और परंपरा को संजोने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य है कि फिरोजाबाद को पर्यटन का हब बनाया जाए, जिससे लोग यहाँ की विरासत और संस्कृति से परिचित हो सके। खासकर आधुनिक पीढ़ी हमारी विरासत के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करे। ये पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिए लगभग 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम, जिनकी लागत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, उनका इस सरजमी पे नारखी और टूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। सभी लोगों को बधाइयां, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, यहाँ के प्रमुख जी, अन्य तमाम पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार और सभी नारखी और टूला क्षेत्रवासियों को जिनको इन परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है, उनको बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभाओं में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभाओं में कुल 27,50,319 मतदाता हैं, जिनमें से 14,58,010 पुरुष और 12,92,221 महिला तथा 88 अन्य मतदाता हैं। 1,643 मतदान केंद्रों के 2,980 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से गणना पत्रकों का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौर द्वारा ग्राम जाबलपुर गुद्दड़ में पीएलओ के साथ विशेष एसआईआर के अंतर्गत गणना पत्रक का वितरण कराया गया। माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जनपद में भी एसआईआर की कार्रवाइयां की जा रही हैं। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक बीएलओस को घर घर जाना है। इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रत्येक वोटर को प्राप्त कराना है, साथ ही साथ भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करना है। इसी के अंतर्गत हमारे जनपद में
लगभग 27 लाख वोटर हैं, प्लस वोटर हैं, और 2980 हमारे जो बूथ्स हैं इस समय जनपद में हैं जिन पे ये कार्य किया जाना है। आज हम लोगों ने रविवार के दिन एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें BLOs ने इन्यूमरेशन फॉर्म तहसीलों से प्राप्त किए, प्रिंटेड इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त किए, और साथ ही साथ उन्होंने जनपद में घर घर जाकर वितरण का काम जो है वो स्टार्ट किया। आज का जो हमारा अचीवमेंट रहा है, लगभग 15% घरों में हम लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्राप्त करा दिए हैं। अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित राशि कोल्ड स्टोरेज से कंटेनर के जरिए आलू के खेप बहरीन के लिए भेजे गए, जिसमें कुफरी सूर्या, कुफरी सोना किस्म के आलू के 29 टन आलू भेजे गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अब बहरीन के लोग हमारे यहाँ के आलू का स्वाद चखेंगे। जो आलू के दाम हमें यहाँ नहीं मिलते उससे अच्छी कीमतों पर दाम जो है वो मिल रहे हैं, जिससे हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। ये आलू बहरीन के लिए और तेहरान के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। राशि कोल्ड जो ये स्थल रखा गया कोल्ड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। अगर कोल्ड चैम्बर में रखना हो तो यहाँ पे चूँकि कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी है ही है, और यहाँ से आलू को विदेशों के अंदर निर्यात किया जा रहा है। किसानों का ही आलू है, ये बहुत सारे किसानों का आलू यहाँ इकट्ठा है, और जितेंद्र अवस्थी जी इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं यहाँ से। और इसमें मेनली सूर्या प्रजाति है और फ्राई सोना है। हमारे यहाँ से कृषि निर्यात नीति के तहत आलू की कृषि एजेंसी जो चिन्हित है, यहाँ गत 3-4 साल से आलू का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ से गत 24-25 में साउथ अमेरिका के लिए, बहरीन के लिए, तेहरान के लिए आलू का एक्सपोर्ट किया गया है। इस वर्ष 5वां कंसाइनमेंट जाने को रेडी है। जो फ्राई सोना, सूर्या, जिनके 25-25 किलो के पैकेट हैं, बहरीन, ओमान के लिए एक्सपोर्ट होगा। जो राशि कोल्ड से जा रहा है, ये मिस्टर अजीत अवस्थी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके द्वारा 5वां कंसाइनमेंट ये जाने के लिए रेडी है। आलू जा रहा है अलीगढ़ राशि कोल्ड स्टोरेज से एग्रीशाइन FPO के माध्यम से। 5वां 6वां कंटेनर यहाँ से जा रहा है। पूरी साल भी जाता रहा है कंटेनर आलू यहाँ से। लास्ट ईयर भी यहाँ से शिपमेंट्स गए हैं, और अभी रिसेंटली ये बहरीन के लिए जा रहा है, जिसमें कुफरी सूर्या, कुफरी फ्राई सोना, ओवर साइज, और इस बार हमने ट्राई किया है जो नॉर्मल साइज मार्केट में बिक रहा है उसको भी हमने ट्राई के रूप में 5 टन का इसमें सैंपल हमने इस बार डाला है 29 टन में से। तो वहाँ पसंद किया जा रहा है हमारे यहाँ का आलू, और ये हमारे लिए, अलीगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। कंटेनर जो है हमारा बहरीन के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है, जिससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। हम 5-6 कंटेनर पहले एक्सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ कम पैसा मिलता है, वहाँ सबको हम तो ये कहते हैं कि सब FPO से जुड़ें, एग्रीशाइन FPO से जुड़ें और सब इसका लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। जो हमारी टीम है उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, हमारे उच्चाधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया है, जो इसमें हमारे निरंतर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी कार्यक्रम में बिहार चुनाव में लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़ से मुझे एक ताला मिल गया है। 14 तारीख को बिहार की जनता झूठ और प्रचार पर इसी ताले से ताला लगाएगी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहां पर आए, और निश्चित रूप से भारत जिस तेजी के साथ मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत यात्रा है जो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहां पर आए थे,
उनके बीच में कार्यक्रम था। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने ये निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा, और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। जौनपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के लिए एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अवगत कराया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 की कार्यवाही जनपद में प्रारंभ कर दी गई है। ये पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यक्रम के अनुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कार्यक्रम की अवधि, तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक किया गया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण सर के अंतर्गत जो दिशा निर्देश और समय सारणी प्राप्त हुई है, उस समय सारणी के साथ ही जनपद जौनपुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 2 बार बैठकें करके उनको सभी दिशा निर्देशों से अवगत कराया है। साथ ही ईआरओ को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो भी विधानसभा क्षेत्रवार सभी राजनीतिक दलों के नामित प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके और उनको समस्त विषय पर बता दें। जो प्रशिक्षण ईआरओ का होना था, एईआरओ का होना था या बीएलओ का होना था, वह प्रशिक्षण हो चुका है और 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच घर घर जाकर बीएलओ हाउस टू हाउस सर्वे करके इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेगा और उसको कलेक्ट करेगा। चलिए यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनपद बाराबंकी के वेटलैंड में ठंड के शुरू होते ही विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है, जिनके अगले 4 माह तक प्रवास की उम्मीद है। इस सुंदर एवं आकर्षक पक्षियों के कलरव से गुंजायमान होकर वेटलैंड का दृश्य मनभावन हो जाता है। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग एवं WSC द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से फोटोग्राफर्स एवं पक्षी प्रेमी इत्यादि पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग प्रवासी पक्षियों की तस्वीरें भी ली और सुबह के बेहद सुखद अनुभव का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी आकाशदीप मधावन ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। इस प्रकार के आयोजन को आवश्यक भी बताया, इसकी महत्ता के विषय में भी जानकारी दी। जनपद बाराबंकी के 12 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो वेटलैंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस वेटलैंड रूल 2017 के अंतर्गत नोटिफाई भी होने वाले हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है लखनऊ से इतना करीब होने की वजह से यही इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतनी ब्लेस्ड है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में जो बर्ड वॉचिंग के जो ग्रुप्स हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं जो लखनऊ में कभी एकाना स्टेडियम के पास के वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स हैं जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उन पे बर्डिंग करने या वहाँ से कोई दूर अस्त जगहों पे जाने से अच्छा हम उत्तर प्रदेश की अपनी ही जो धरोहर है, बाराबंकी की जो धरोहर है, इसको थोड़ा हम लोगों में पुश करना चाह रहे हैं। तो आज एक उसी इनिशिएटिव था यहाँ पे ग्राम पाटमऊ में कमरामा वेटलैंड है, जिसके अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स एक अच्छे बहुतायत में आती है और अब शुरुआत भी हो गई है उस मौसम की बर्ड्स की आने की। तो हमने एक छोटी सी पहल की जिसमें WLC नवीन बनौटा जी जो हैं उनके सहयोग से
यहाँ पे जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं लखनऊ के उनको बुलाया गया यहाँ पे, ताकि वो एक असेसमेंट भी हो जाएगा, हमारा एक पता भी लग जाएगा कि क्या है, किस प्रकार से हमारी बर्ड्स की डाइवर्सिटी है, और इसको एक हम रेगुलर फीचर बनाना चाह रहे हैं प्रत्येक वीकेंड पे। बाराबंकी जनपद जो है वो करीब 400 से ज़्यादा वेटलैंड से भरा हुआ है, और जिसमें से एक कमरावा हमारा वेटलैंड है, और कमरावा वेटलैंड करीब 29 हेक्टेयर के आसपास है। इसमें 4 गांव हैं, और मुझे लगता है कि हमारे वेटलैंड्स अगर समृद्ध रहेंगे तो हमारा जो मानवीय जीवन है, मानवीय दृष्टिकोण है, वो भी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है जो आज का प्रोग्राम है बर्ड वॉचिंग इवेंट कराने का, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि बाहर से लोग आएंगे और फुटप्रिंट्स बढ़ेगा, तो इसको कंजर्वेशन को लेकर के जो हमारा इनिशिएटिव है, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इनिशिएटिव है, वो फुलफिल होगा, और हम इसको आगे चल के एक इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। संतकबीरनगर जिले में अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से चलाए जा रहे लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसी की कड़ी में शहर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंची पुलिस ने मानक के विपरीत बज रहे लाउड स्पीकर्स को उतरवाते हुए विस्तारक यंत्रों के स्वामियों को सख्त निर्देश दिए। 3 दिवसीय एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से चलाए जा रहे लाउड स्पीकरों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें मानक के विपरीत चलाए जा रहे लाउड स्पीकरों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज़ को मानक के अनुसार लाए जाने तथा अधिक संख्या में बजाए जा रहे लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाए जाने तथा बार बार अधिक संख्या में बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के स्वामियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद में इस तरह के अभियान भविष्य में भी चलाए जाते रहेंगे, ताकि इस तरह का ध्वनि प्रदूषण करने वालों को हतोत्साहित किया जा सके। गाजीपुर में एक दर्दनाक हादसे में 3 किशोर गंगा नदी में डूब गए। घटना गाजीपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के पोस्टा घाट की है, जहां पर गंगा नदी में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज निवासी स्वर्गीय महेंद्र जायसवाल के दाह संस्कार में आए 3 नाबालिग युवक गंगा नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 3 नाबालिग लड़कों की गंगा नदी में तलाश जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। अभी तक डूबे तीनों किशोरों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। दरअसल अभी सूचना प्राप्त हुई कि 3 लड़के डूब गए हैं कोस्ता घाट पे। इस सूचना पर हम लोग मौके पे आए तो इनके परिजनों ने बताया कि हम लोग बहादुरगंज से जो है एक व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। कुछ लोग अंतिम संस्कार में वहाँ शामिल हो रहे थे, तब तक 3 लड़के वहाँ पर बिना बताए परिजनों को चले आए यहाँ पर नहाने के लिए। उसी नहाने के दौरान जो है इस गंगा नदी में इधर जो है गहरा पानी है और डूबने लगे जो है, और स्थानीय जो भी यहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने जो है सूचना दिया कि 3 लड़के डूब रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग तुरंत 5 मिनट में यहाँ आ गए और ये जो है प्राइवेट स्टीमर बोट तुरंत मंगा कर मौके पर जो है और ये गोताखोर और जाल मंगा कर उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना यही हुई है कि ये लड़के आधा घंटा पहले ये आ गए थे नहाने, नहाए हैं सब, और नहाने के बाद उसके बाद आगे बढ़ गए तिराहे पर। तो तिराहे के बाद वो धारा चल रही थी, उसके बाद वो लपेट में आ गए हैं सब। आधा एक लड़का 10 मिनट पहले डूबा, उसके बाद 15 मिनट एक लड़का डूब गया, तीसरे के बाद और 15 के बाद तीनों डूब गए बैठ के। हम उसको पकड़ने गए तो देखे तो ये भी डूब गया। अब हम गए तो अपना जान बचाए, फिर उसके बाद हम रिटर्निंग आए, दूसरे को हाथ पकड़ा के बाहर निकले। इस खास बुलेटिन में मिसा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। तुम्हें पाने की आरज़ू हसरत बनकर मेरे सीने में दम तोड़ दे। खुदा ना करे ये इंतजार तो हमारे
सब्र का इम्तिहान है नजमुस्सहर। तुम टेढ़ी खीर भी हो और मीठी खीर भी। अरे हाँ दिलरुबा,